नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वॉइस फॉर लंग्स। ये हमारे कार्यक्रम का तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित। सर, वेलकम टू दिस एपिसोड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लंग मेटास्टेसिस क्या है? क्या आप विस्तार में हमें बता सकते हैं इसके बारे में? लंग मेटास्टेसिस जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। लंग मतलब फेफड़े और मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि मेटास्टेसिस एक शब्द है जिसके अंदर हमारे जो सेल्स हैं वो हमारे ऑर्गन के अंदर रहते हैं। जैसे लिवर की जो सेल्स हैं वो लिवर के अंदर रहेंगे, लंग के जो सेल है वो लंग के अंदर काम करेंगे। वो सेल्स अपने ऑर्गन को छोड़कर बाकी जगह नहीं जाते। लेकिन अगर कैंसर किसी को डेवलप हो जाए तो कैंसर के अंदर सबसे बड़ा जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं मेटास्टेटिक पोटेंशियल। इसका मतलब लंग के अंदर जो अगर कैंसर बनेगा वो सेल्स हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, बोन्स, ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड्स और भी किसी ऑर्गन के पास जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है कैंसर के फॉर्मेशन के अंदर। लंग कैंसर का खतरा किसको है और जागरूकता इसके बारे में क्यों महत्वपूर्ण है? लंग कैंसर जितना मुझे लोगों से बात करके पता चलता है, आप लोगों को भी जैसे पता है कि लंग कैंसर के लिए सबसे जो प्रमुख कारण है दुनिया भर में वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज अकाउंटेबल फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल लंग कैंसर केसेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर होता है। अप टू 20% जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है। स्मोकिंग के अलावा जो और एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज एयर पोल्यूशन, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई। यहाँ पर अगर हम एक जो कार्सिनोजन एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 माइक्रॉन्स। इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए कार्सिनोजन फॉर लंग कैंसर एंड मेनी अदर कैंसर्स बट प्राइमरीली लंग कैंसर। तो एयर पोल्यूशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा कुछ और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जैसे कि एस्बेस्टॉस एक्सपोजर, हैवी मेटल एक्सपोजर, ये सब और कारण होते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो भी एक कारण हो सकता है। ये सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रिवेंटेबल कारण है वो है स्मोकिंग। चाहे वो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग है चाहे वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, दैट इज द नंबर 1 फैक्टर जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एयर पोल्यूशन। तो ये दोनों मुख्य कारण हैं। इसके प्रति जो हम अभी अभियान चला रहे हैं, जो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, वो इसलिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम यूथ आज की डेट में स्मोक करने को काफ़ी कूल मानती है। और समाओ अभी तक हम लोग इस चीज़ पर गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग इस चीज़ को इन्फोर्स करने में कामयाब नहीं रहे हैं कि बच्चों में, जो कि स्पेशली हाई स्कूल में बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज में बच्चे हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन पीपल जो स्मोकिंग को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम इस चीज़ को वहाँ पर ब्रेक कर पाएँ देन इट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट फॉर अस इन द नेक्स्ट 20 to 30 years। तो क्या लंग कैंसर से जुड़ी कोई विशिष्ट जोखिम कारक है जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी सारे कारणों की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। प्रमुखतः जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिस पर सारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर जो एडवाइजर्स हैं वो काम कर रहे हैं वो है स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन। तंबाकू का जो सेवन है, आम लोगों को इसके एक्चुअली सारे दुष्परिणाम पता नहीं होते हैं। होता क्या कि जब आप स्मोकिंग करना शुरू करते हैं तो आप यंग होते हैं। स्मोकिंग के मैक्सिमम जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम 10 से 15 साल के अवधि के बाद आते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी इंसान ने अगर स्मोकिंग शुरू करी 17 साल से लेके 25 साल के बीच में, तो उनके जो हेल्थ के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो कम से कम 35 से लेके 60 की एज के बीच में आना शुरू होते हैं। तो बहुत सालों तक लोगों के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि शायद ये उनको हार्म नहीं कर रहा है। दूसरा, कैंसर के अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा स्मोकिंग को लेकर। तो आप कैंसर को पहले अगर हम चुनते हैं, नॉर्मल इंसान के अंदर अगर कैंसर का रिस्क 1% है तो हैवी स्मोकर्स के अंदर देखा गया कि ये 16% है। इसका मतलब 16 गुना कैंसर होने का रिस्क
बढ़ जाता है एक हैवी स्मोकर में कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। ना केवल कैंसर होने का, बट इसके अलावा हार्ट की डिजीज होने का, स्ट्रोक का, और हाइपरटेंशन और सीओपीडी। सो कम से कम 5 इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज हैं जो कि 15 से 20 साल के बाद एक स्मोकर के अंदर आएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन हैबिट। दूसरा, इससे ना केवल वो इंसान खुद प्रभावित होता है, लेकिन उसके साथ रहने वाले लोग, अगर वो फैमिली में रहता है तो उसके साथ के लोगों को भी सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। तीसरा, स्मोकिंग जो पकड़ लेते हैं तो शुरुआत में बहुत ही कूल एटीट्यूड की वजह से लोग पकड़ते हैं। इसको पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है बहुत बार, और लोग इसमें हिचकिचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट जो है, एक बार डलना आसान होता है, छूटना मुश्किल हो जाता है। तो स्मोकिंग को लेकर मेरा मैसेज ये है कि हम सबको, मीडिया हाउसेस को, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर एडवोकेट्स को, सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हम ये मैसेज लोगों को दें कि यूथ को हम किस तरह से स्मोकिंग से हम इसको दूर कर पाएं। बहुत हद तक मुझे लगता है कि अब आज के डेट में बच्चे बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं या मूवीज आती हैं, उसमें स्मोकिंग को लेकर ऑब्वियसली इतना एक मैसेज आ जाता नीचे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट इसके बियॉन्ड कहीं पर भी इस चीज के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उनकी लाइफ में, वो ढंग से बताए नहीं जाते हैं। एयर पोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जैसे विंटर्स में अब देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर पूरा एरिया जो है वो स्मॉग से भर जाता है। जब पॉल्यूशन इस लेवल पे होता है, जब 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है, तो वो करीबन 5 सिगरेट स्मोकिंग के बराबर हम रोज एक नॉर्मल इंसान के अंदर स्मोकिंग के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा होता है। तो एयर पोल्यूशन इज वन मोर एरिया जहां पर गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल लोगों का भी एक रोल है। इन विशिष्ट कारणों का अगर हम ध्यान रख सकें तो 70 से 75% लंग कैंसर को हम पहले प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसको अर्ली स्टेज में पकड़कर क्योर भी कर सकते हैं। राइट। लोग लंग कैंसर के विकास जोखिम कारक को किस तरह से कम कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्य कारण हैं वो कहीं ना कहीं टोबैको, स्मोकिंग और पोल्यूशन से रिलेटेड हैं आज की डेट में। तो इन कारणों पे अगर काम करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक लंग कैंसर सिम्टोमेटिक होता है या उसके लक्षण आते हैं किसी इंसान में, ये 80% लोगों में तब तक ऑलरेडी 3rd या 4th स्टेज में जा चुका होता है, क्योंकि शुरुआत के स्टेज में लंग के अंदर काफ़ी स्पेस होता है। तो जब वो कोई गांठ बनती है तो कोई सिम्टम नहीं आते हैं उन लोगों को। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पहले से कोई इंसान हैवी स्मोकर है तो हम उन लोगों के अंदर स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाएं। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी तक 2023-24 के अंदर हम देखें तो मैक्सिमम लंग कैंसर्स का डायग्नोसिस जो है 70% लंग कैंसर डायग्नोज हो रहे हैं 3rd या 4th स्टेज के अंदर। यदि किसी व्यक्ति में लंग कैंसर के लक्षण हो या उससे जुड़े कुछ जोखिम कारक हो तो उसे क्या करना चाहिए? किसी भी इंसान के अंदर लंग कैंसर के अगर लक्षण होंगे तो मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तो सबसे मुख्य लक्षण होता है 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, खांसी के अंदर बलगम आना, बलगम के साथ में ब्लड आ जाना, वेट का या वज़न का कम हो जाना, छाती में किसी हिस्से में दर्द होना, सांस फूलना। इसके अलावा अगर लंग कैंसर एडवांस स्टेजेस में हो तो भूख का कम लगना, कमर में दर्द होना, चक्कर आना या और बहुत सारे लक्षण डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर बीमारी है उस हिसाब से लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बोला था कि जोखिम के कारण अगर क्या है, तो अगर कोई ऑलरेडी जानता है कि मैं एक हैवी स्मोकर हूँ, और हम एक टर्म यूज़ करते हैं हैवी स्मोकर, जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं किसी भी इंसान ने 20 पैक ईयर्स तक स्मोकिंग किया हो। 20 पैक ईयर्स का मतलब ये हो गया कि अगर कोई इंसान 20 साल तक भी रोज एक पैक ऑफ सिगरेट लेता है तो हम 20 पैक ईयर बोल देते हैं। कोई इंसान अगर 2 पैक सिगरेट हर दिन लेता है तो वो 10 साल में 20 पैक ईयर्स को पूरा कर लेगा। तो इस तरह के अगर रिस्क फैक्टर हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो लो डोज सीटी स्कैन द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट को अपनाएं। तो अगर वो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे या
मैं बोलूं कि अगर मान लो उनको अपने आप को लेकर लगता है कि मैं अदरवाइज फिट हूं, लेकिन मेरा गला बैठा हुआ है, या मुझे खांसी आ रही है, या मेरे खांसी के अंदर बलगम में खून आया है, तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। कुछ कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और वो डॉक्टर खांसी के आधार पर या तो उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि बिना कंफर्म करे हुए टीबी का इलाज शुरू हो जाता है, और इसी वजह से इन लोगों के अंदर जो कैंसर है उसका स्टेज बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है ओवरऑल काफ़ी डिफरेंट आता है इन लोगों के अंदर कंपेयर टू अगर टाइम पे हम कैंसर को पकड़ लें। तो मेरा अगला सवाल ये है कि एलडीसीटी में प्रारंभिक निष्कर्ष क्या हैं जिससे लंग कैंसर का संदेह हो सकता है? LDCT क्या होता है? LDCT का फुल फॉर्म है लो डोज सीटी स्कैन। तो लो डोज सीटी स्कैन क्यों करते हैं? ये लो डोज सीटी स्कैन जो होते हैं इसमें बहुत कम मात्रा में रेडिएशन का यूज किया जाता है, और इसके द्वारा हम बहुत ही रैपिडली विद इन 5 मिनट्स के अंदर पूरा लंग स्कैन कर लेते हैं। तो इन लो डोज सीटी स्कैन का जो प्रयोग है हम लोग लंग कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर कर रहे हैं, लंग कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए कर रहे हैं। और ये सब लोगों के लिए मान्य नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए मान्य है जिनके अंदर या तो जैसा मैंने आपको बताया हैवी स्मोकर्स हैं, या स्मोकर रहे हैं और उनको COPD नाम की प्रॉब्लम है, या ऐसे लोग हैं जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर है। तो ऐसे लोगों के अंदर हम स्क्रीनिंग को यूज करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। सबसे अच्छी बात इस टेस्ट की है 5 मिनट में हो जाता है, कोई ब्लड सैंपल की जरूरत नहीं होती है, और आज की डेट में हम लोग इतनी रैपिडली इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, विद इन 2 आवर्स रिजल्ट आ जाता है, और हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर ही ऐसे लो डोज सीटी स्कैन द्वारा पकड़ सकते हैं। तो सर ये तो हमने जान लिया कि स्मोकर्स में लंग कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉन स्मोकर्स का क्या नॉन स्मोकर्स के लिए भी लंग कैंसर का खतरा उतना ही है? नॉन स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर का खतरा डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर नहीं हो सकता। नॉन स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर के कुछ पेक्यूलियर चीज़ें होती हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मोकर्स के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में। इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं जो इस कैंसर को ड्राइव करते हैं। उन मार्कर्स को हम जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनके अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं। लेकिन ये काफ़ी बार अच्छा भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे मार्कर्स हों जो कि इजीली टारगेटेबल है। तो आज की डेट में ऐसे भी नॉन स्मोकर के कैंसर्स हैं जिसके अंदर मार्कर उसको बोलते हैं EGFR, इस तरह का मार्कर होता है। अगर ये मार्कर आए तो एडवांस केसेस के अंदर भी लोग 5 से 7 साल आराम से निकाल पा रहे हैं। उसी तरह दूसरे ऐसे मार्कर्स भी हैं जो कि स्मोकर से भी खराब कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डाइवर्स और वैरायटी ऑफ कैंसर्स होते हैं जो कि स्मोकिंग ड्रिवन नहीं है, और ये ट्यूमर ड्रिवन मार्कर्स होते हैं या ऑन्कोजेनिक